for Competitive Exams Bhopal, and this is our special series on news review. In our previous video, I have asked few questions, so let's see their solution first. And the first question was Prime Minister Shri Narendra Modi to name 21 islands of Andaman and Nicobar after which of the following awardees? And correct answer is Paramveer Chakras awardee. Next question was which city is the host of G20 Working Group on Environment and Climate Sustainability meeting? And correct answer is Bangalore. Next, हर बार की तरह हम डिस्कस करेंगे मेंस से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आज रिलेवेंस है जिसका जीएस पेपर 3 इकोनॉमी को लेकर क्वेश्चन है व्हाट आर दी challenges facing by India's micro small and medium enterprises that we also called MSME sector, what can be done to support their growth? चलिए सो ये पॉइंट आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, इसको डिस्कस कर लेते हैं। जब हम एमएसएमई सेक्टर की बात करते हैं तो ये इंपॉर्टेंट पिलर हो जाते हैं इंडियन इकोनॉमी के लिए, क्योंकि अगर हम इंडियन इकोनॉमी के एक वास्ट नेटवर्क कंट्रीब्यूशन की यहाँ पर बात करें तो 45% से लेकर मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट तक का जो पूरा सिस्टम है वो हमें एमएसएमई सेक्टर से यहाँ पर मिलता है। अलॉन्ग विद दैट एमएसएमई सेक्टर इज इम्पॉर्टेंट फॉर इंडियन इकोनॉमी बिकॉज it provides 110 million job, which is approx 22 to 23% of total employment. So this is quite huge and that is why MSME is very important. अगर हम बात करें so ये next highest agriculture sector में भी सबसे ज़्यादा अपना रोल यहाँ पर प्ले करता है। हालांकि इंडियन इकोनॉमी के लिए इतना इम्पॉर्टेंट होने के बावजूद ये जो सेक्टर है ये बहुत सारी इश्यूज फेस करता है जिसको हम वन बाय वन यहाँ पर डिस्कस करेंगे क्योंकि यही हमारे क्वेश्चन का बेस भी है। सो पहला जो चैलेंजेस एमएसएमई सेक्टर फेस करते हैं दैट आर लिमिटेड एक्सेस टू फाइनेंस। ठीक है, ये जो छोटे छोटे एमएसएमई सेक्टर्स होते हैं ये यूजुअली स्ट्रगल करते हैं फंड सिक्योर करने के लिए बैंक से और जो भी ट्रेडिशनल लैंडिंग इंस्टीट्यूशन होते हैं। रिजल्ट क्या होता है, समय पर इनको अमाउंट नहीं मिल पाता जो इनकी ग्रोथ में कहीं ना कहीं हैम्पर क्रिएट करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर एक और इसका पॉइंट आ जाता है। देखिए इनएडिकेट ट्रांसपोर्टेशन होना, पावर सप्लाई में प्रॉब्लम होना, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी होना, ये ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो एमएसएमई सेक्टर को और स्पेशली अगर हम बात करें तो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस को सबसे ज़्यादा ये पॉइंट इम्पैक्ट करते हैं क्योंकि किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर को रन करने के लिए एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर आवश्यक है जिसके बिना कोई भी यूनिट सस्टेन नहीं कर पाएगी। नेक्स्ट हम बात करें तो इट इज़ लैक ऑफ गवर्नमेंट सपोर्ट। बहुत सारे एसएमई सेक्टर्स जो है वो इस तरीके का फील करते हैं कि हालांकि गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स तो बना दी हैं बट ये स्कीम्स इनफ नहीं है टू सपोर्ट देम। ठीक है, इनको बहुत सारे इंसेंटिव की ज़रूरत है अगर ये यहाँ पर ग्रोथ करना चाहते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इट इज़ डिफ़िकल्टी इन कंप्लाइंग विद द रेगुलेशंस। अब देखिए हमारे पास बहुत सारे सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। एमएसएमई सेक्टर्स इस फीस में सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस करते हैं क्योंकि ये जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं, ठीक है, ये एक तो टाइम टाइम पर चेंज होते रहते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं, रिजिड होते हैं। एक बार कुछ समझ आया सडनली उसमें फिर कुछ चेंजेस देखने मिल जाएंगे। सो दिस इज कॉस्टली एज वेल एज टाइम कंज्यूमिंग एज वेल एज इट्स नीड अ लॉट ऑफ स्किल टू बी अंडरस्टूड। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इट इज़ डिफ़िकल्ट इन हायरिंग एंड रिटेनिंग स्किल्ड वर्क फोर्स। ठीक है, अब एमएसएमई सेक्टर स्किल पे सबसे ज़्यादा फोकस करता है। रिजल्ट क्या होता है, डिफ़िकल्टी होती है ट्रेंड स्किल वर्कर्स को यहाँ पर ढूंढने में। रिजल्ट जब ट्रेंड स्किल वर्कर आपके पास नहीं होंगे तो जो इनोवेशन चाहिए एमएसएमई सेक्टर को, जो एंटरप्रेन्योरशिप इस सेक्टर को चाहिए वो भी यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिलती। तो दिस कुड बी योर नेक्स्ट पॉइंट, लैक ऑफ इनोवेशन एंड लैक ऑफ एंटरप्रेन्योर्स इन दिस पर्टिकुलर सेक्टर। चलिए क्वेश्चन में आगे मूव करते हैं। तो आपसे पूछा गया था कि क्या किया जा सकता है इस सेक्टर को हेल्प करने के लिए। तो देखिए अगर आपको कारण पता है, चैलेंजेस पता है तो आप वे आउट भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक इजी फाइनेंसिंग और क्रेडिट स्कीम्स हमें लाने की ज़रूरत है जहाँ पे बिना किसी हसल के इनको आसानी से फाइनेंस मिल सके। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो टेक्नोलॉजी कंपनीज जो हैं दे ऑल्सो हैव लॉन्च्ड
टेल मोड प्रोडक्ट सर्विसेज एंड सॉल्यूशन फॉर एमएसएमईज, इनको एड्रेस करने की आवश्यकता है। जो स्पेसिफिक नीड्स जो ये कंपनीज जो एमएसएमई सेक्टर फेस कर रहा है, उस स्पेसिफिक नीड के लिए स्पेसिफिक सॉल्यूशन भी यहाँ पर लाने की हमें आवश्यकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो देखिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग पे फोकस करना होगा, ठीक है। जैसे एक ब्रांड बनाना होगा, टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना होगा, कल्चर इनोवेशन पे ध्यान देना होगा और एक स्ट्रॉन्ग टीम। ये एक किसी भी बेसिक यूनिट के लिए 4 इंपॉर्टेंट पिलर्स कहे जाते हैं। दोज आर बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग ब्रांड, इन्वेस्टिंग इन टेक्नोलॉजी, क्रिएटिंग अ कल्चर ऑफ इनोवेशन एंड डेवलपिंग अ स्ट्रॉन्ग टीम। उसके बाद ही आपको एक स्ट्रॉन्ग एमएसएमई सेक्टर दिखाई देगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमें स्पेसिफिक नीड और चैलेंजेस को ढूंढने की आवश्यकता है। देखिए हर एमएसएमई सेक्टर की अलग अलग नीड हो सकती है, उनके अलग अलग चैलेंजेस हो सकते हैं, तो हम सबको एक अम्ब्रेला कैटेगरी में नहीं डाल सकते। वी हैव टू एड्रेस ईच एंड एवरी वन ऑफ देम इंडिविजुअली। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो देखिए स्किल ट्रेनर्स नहीं थे, तो यहाँ पे हमें ट्रेनिंग और एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ाना होगा, स्किल जनरेशन करनी होगी, जिससे स्किल्ड यूथ यहाँ पर आके एक नई टेक्नोलॉजी के एक्सेस करके यहाँ पर काम कर पाएगा। रिजल्ट क्या होगा, एमएसएमई सेक्टर की ग्रोथ हमें और अच्छी देखने के लिए मिलेगी। अगेन एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर आप यहाँ पर लिख सकते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। देखिए एमएसएमई सेक्टर को चलाने के लिए हमें पब्लिक प्राइवेट या पीपीपी मॉडल की तरफ भी ध्यान देने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि फाइनेंस एक्सेस इजी हो जाएगा, मार्केट अप्रोच बढ़ जाएगी, रिसोर्सेज मिल जाएंगे, और जो हमारी स्मॉल यूनिट्स हैं या जो हमारी सो रही हैं यूनिट्स जो बिल्कुल ही ख़त्म होने की कगार पर है, सिक यूनिट्स जो हैं उनमें जान फूकी जा सकती है। ठीक है, सो ये तो था आपका आंसर राइटिंग का तरीका। इसके अलावा आप गवर्नमेंट की इनिशिएटिव्स यहाँ पे बता सकते हैं, जैसे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जिसके अंदर क्या होगा, लोन अप टू 10 लाख रुपीज टू स्मॉल बिजनेस विदाउट एनी कोलैटरल। ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो पहला जो फाइनेंसिंग की प्रॉब्लम हो रही थी वो यहाँ पे सॉल्व हो गई। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो स्टैंड अप इंडिया को आप मेंशन करते हैं, ये स्कीम प्रोवाइड करती है फंडिंग एंड सपोर्ट टू शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब एंड विमेन एंटरप्रेन्योर्स। ठीक है, सो सिर्फ एंटरप्रेन्योर्स की आवश्यकता है, वो आइडिया लेकर आए, उन्हें स्टैंड अप इंडिया उन्हें सपोर्ट करेगा। नेक्स्ट ऐसे ही अगर हम बात करें तो आप स्टार्टअप इंडिया को भी यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, स्किल इंडिया को भी मेंशन कर सकते हैं। अलॉन्ग विद दैट वेरी इंपॉर्टेंट इज माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, क्योंकि ये स्कीम प्रोवाइड करती है फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन क्लस्टर ऑफ माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। चलिए, सो इट्स टाइम देख लेते हैं न्यूज़पेपर में आज क्या है। देखिए अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज हेयर, ये है इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में। इम्पॉर्टेंट हो जाता है जीएस पेपर 2 के लिए। बात क्या हो रही है, इंडिया ने फाइनली अनाउंस किया है कि वो जो 62 ईयर्स पुरानी इंडो पाक जो इंडस ट्रीटी है इंडिया की, ठीक है, इंडस पैक्ट जो है इंडिया का पाकिस्तान के साथ, उसको ये रिवाइज करना चाहता है। क्यों करना चाहता है? देखिए इंडिया का बोलना है कि पाकिस्तान लगातार जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में डिस्प्यूट चला आ रहा है, और स्पेशली ये डिस्प्यूट अराइज कब हो गया, जब हमारा रेटल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और किशन गंगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट यहाँ पर पिक्चर में आया, जम्मू एंड कश्मीर, और इसका रिजल्ट था पाकिस्तान मूव कर गया कहाँ पर, वर्ल्ड बैंक। देखिए इंडिया भी यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहा है पाकिस्तान के इस यूनिलैटरल डिसीजन के लिए, और इन दोनों ने डिसाइड किया है कि जो हमारा आर्बिट्रेशन कोर्ट है हीग में, वहाँ पर यहाँ अप्रोच की जानी चाहिए। देखिए इंडस वाटर ट्रीटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो चलिए इसको समझ लेते हैं आखिर मुद्दा है क्या। देखिए आप एक इमेज यहाँ पर अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इसमें आपको कुछ रिवर्स दिख रही है, इंडस और उसकी सहायक नदियाँ। अगर हम बात करें तो जो ईस्टर्न साइड की रिवर्स हैं, दोज आर सतलज, ब्यास एंड रावी, या हम आरबीएस भी इन्हें बोल सकते हैं याद रखने के लिए। और दूसरी साइड आपको वेस्टर्न साइड ऑफ रिवर्स दिख रही हैं, जिनका नाम है इंडस, झेलम एंड चेनाब, CJI। ठीक है, सो एक तरफ आरबीएस है, एक तरफ CJI। जब हम आरबीएस की बात करेंगे तो ये वो नदियां हैं जिनके ऊपर इंडिया के पास पूरे तरीके से अधिकार है। इंडिया क्या कर सकता है, इनके पानी का इस्तेमाल कर सकता है, यहाँ पर डैम बना सकता है, और ये पूरी तरीके से इंडिया की टेरिटरी में आ जाता है। वहीं अगर हम
CJI यानी इंडस झेलम और चेनाब की यहाँ पर बात करेंगे तो इस पर इंडिया सिर्फ इसका कितना पानी यूज़ कर सकता है, ओनली अबाउट 62.2 क्यूबिक पानी यहाँ पर इंडिया इसका यूज़ कर सकता है। सो बेसिकली दिस एंटायर इशू इज़ नॉट न्यू। जब से इंडिया की आज़ाद हुआ है और पार्टीशन हुआ है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में 1947 से, द इंडस रिवर हैड बीन अ बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन द फोर कंट्रीज। नाउ यू विल से मैम व्हाट आर दोज फोर कंट्रीज। सो फोर कंट्रीज की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पे आपको देखने मिल जाएगा पाकिस्तान, इंडिया तो है ही, अलॉन्ग विद दैट चाइना एंड अफगानिस्तान। सो ये कुछ एक पर्टिकुलर प्रपोर्शन में यहाँ पर पानी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। आप देखेंगे इसमें सबसे ज़्यादा पानी है 47% पाकिस्तान के पास है, देन कम्स इंडिया 39%, अगेन चाइना इज़ ऑन 8% एंड अफगानिस्तान 6% यहाँ पर इस पूरे पानी का इस्तेमाल करता है। ठीक है, चलिए रिवर के ओरिजिनेशन को आपको पता होना चाहिए, कहाँ से अराइज होती है तिब्बत में। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इंडस रिवर का ओरिजिन कहाँ से है। चलिए अब अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये जो पूरे इश्यूज होना स्टार्ट हुए, पाकिस्तान ने डिसाइड किया 1948 में कि वो क्या करेगा, यहाँ पर इसको लेके कुछ विवाद करेगा। अल्टीमेटली जो पूरा मुद्दा है ये कहाँ पर चला गया, हमारे यूनाइटेड नेशन में 1950s में। हुआ क्या, यूनाइटेड नेशन और वर्ल्ड बैंक एक साथ आए, एक एग्रीमेंट पर आए 1954 में और इवेंचुअली डिसाइड हुआ सितंबर 1960 को एक ट्रीटी बना दी गई विच इज इंडस वाटर ट्रीटी, और उसका रिजल्ट था ये जो आपके सामने स्क्रीन पर है। इसी के साथ क्या हुआ, एक परमानेंट इंडस कमीशन भी सेटअप किया गया यूनाइटेड नेशन के द्वारा कि जो भी फर्दर डिस्प्यूट होंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, उन्हें यहाँ पर सॉल्व किया जाएगा। एंड अकॉर्डिंग टू दिस ट्रीटी इंडिया कैन यूज वाटर फ्रॉम द वेस्टर्न रिवर्स, और हमने वेस्टर्न रिवर्स के नाम देखे थे, वो कौन से थे आपके SRB या RBS, जिनका नाम है इंडस, सॉरी जिनका नाम है इंडस, झीलम एंड चिनाब। लेकिन सिर्फ इंडिया कहाँ तक इनका इस्तेमाल कर सकता है, इन पर कोई डैम नहीं बना सकता। डोमेस्टिक नॉन कंज्यूमटिव नीड जैसे स्टोरेज, इरीगेशन एंड ऑल्सो फॉर द जनरेशन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पर इंडिया सिर्फ इनका यूज कर सकता है। ऑल्सो दिस ट्रीटी गिव्स इंडिया 20% ऑफ द वाटर फ्रॉम द इंडस रिवर सिस्टम एंड रेस्ट 80% वाटर फ्लोज टू दी पाकिस्तान। ठीक है, इसी पूरे मुद्दे को लेते हुए यहाँ पर कुछ मुद्दे देखने मिले, समझ लेते हैं क्या हुआ। अब देखिए मुद्दे में जाने के पहले समझना जरूर है, ये जो ट्रीटी हुई थी इसके आर्टिकल 12 क्लॉज 3 की यहाँ पर बात की जा रही है, जो कि बात करता है प्रोवाइड of this treaty may from time to time be modified by a duly ratified treaty concluded for that purpose between two government। ठीक है, सो आप ये याद रखेंगे अपने एग्जामिनेशन के लिए। सो व्हाट हैपेंड हेयर, एक नोटिस इन्वोक किया गया आर्टिकल 12 क्लॉज 13 को लेकर इस ट्रीटी के, जो बात करता है कि समय समय पर जो भी रेटिफिकेशन करने की ज़रूरत है टाइमली दोनों गवर्नमेंट्स के बीच में, वो होने चाहिए, जिसको यहाँ पर उठाया गया है। अब देखिए पाकिस्तान ने इशू कहाँ से शुरू करना शुरू किया, जो कोर इशू है और इंडिया की जो अप्रोच है, मैं उसे समझना ज़्यादा आवश्यक है। अगर हम बात करें इंडिया ने यहाँ पर क्या करे, दो आपके हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट्स बनाने की बात करी, जिनके नाम क्या क्या हैं। वन इस किशनगंगा रिवर जो कि झेलम की ट्रिब्यूटरी है उसके ऊपर, दैट इज किशनगंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट, एंड अनदर वन इज द रेटल जो कि चिनाब पे बनाया जा रहा है। इनके नाम भी यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन किए गए हैं आर्टिकल में। अब देखिए इंडिया के पास क्या है, इंडिया ने कुछ भी नहीं किया। आपने बोला डैम बनाना आवश्यक नहीं है, 2016 में क्या हुआ, जब इंडिया यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट यहाँ पर बना रहे हैं, जो कि आपकी ट्रीटी इंडस ट्रीटी ने अलाउ भी कर रही है करने के लिए जम्मू एंड कश्मीर में, पाकिस्तान पहुँच गया वर्ल्ड बैंक और बोला कि इंडिया से कि ये जितना भी तमाशा है इसको ख़त्म करिए, एक न्यूट्रल एक्सपर्ट को बुलाइए और क्या करेंगे, इन प्लांट्स की यहाँ पर चेक किया जाएगा, इसमें कुछ टेक्निकल एरर तो नहीं है। वर्ल्ड बैंक ने परमिट कर दिया इंडिया टू प्रोसेस विद द प्रोजेक्ट। पाकिस्तान को यहाँ पर क्या हुआ, पाकिस्तान की हार हो गई, और उसके बाद से ही पाकिस्तान कुछ ना कुछ करके यहाँ पर बार बार इंडिया को इश्यूज क्रिएट करता रहता है। अब देखिए आप बोलेंगे कि आखिर पाकिस्तान को प्रॉब्लम क्या है। देखिए हुआ क्या, ये हमारी जा रही है झेलम रिवर,
इंडिया ने क्या करा, क्योंकि हम इसके पानी के साथ ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं कर सकते, हम डैम नहीं बना सकते, और हमें हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी अगर जनरेट करनी है, सो वी नीड फोर्स. So how India gonna use that? How India gonna generate that force? So what India did कि ये झेलम से आते हुए पानी को इन्होंने यहाँ पर मोड़ दिया और यहाँ पर एक नेचुरल सर्किल क्रिएट कर दिया. अब जो पानी यहाँ से जाएगा, व्हाट विल हैपन, यहाँ से जाएगा, जैसे ही ये टर्न लेगा तो इसका फोर्स इंक्रीज हो जाएगा और इसके फोर्स इंक्रीज होने से व्हाट विल हैपन, ये पानी यहाँ पर फॉल करेगा. ठीक है, एक डैम टाइप का वर्क ये करेगा. बट बेसिकली इंडिया ने यहाँ पर कोई भी डैम नहीं क्रिएट किया है. ठीक है, इंडिया सिर्फ क्या कर रहा है, किशन गंगा रिवर को टनल के थ्रू टनल बनाकर यहाँ पर उसके पानी को यूज कर रहा है. ठीक है, इट विल हैव एन इंस्टॉल कैपेसिटी ऑफ 330 मेगावाट, जिसकी यहाँ पर पाकिस्तान को जिसकी वजह से प्रॉब्लम हुई. अगर हम रैटल की बात करें जो चेनाब के ऊपर है, सो अगेन इट इज़ ऑल्सो द हाइड्रो पावर स्टेशन, लेकिन उसका मुद्दा कुछ अलग है. अब देखिए हुआ क्या है, इंडिया इस बार शांत नहीं बैठने वाला. रिजल्ट, इंडिया का तुलबुल प्रोजेक्ट जो कि एक नेविगेटिंग लॉक कम कंट्रोल स्ट्रक्चर था, वुलर लेक पर इसको बनाया जा रहा था, झेलम से लेके अनंतनाग श्रीनगर में और बारामुल्ला तक इसका एक्सपांशन था. इसको सस्पेंड कर दिया गया था 1987 में, जब पाकिस्तान ने इस पर ऑब्जेक्शन उठाए थे. रिसेंटली गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि वो इस सस्पेंशन को रिव्यू करेगी और वापस से ये जो पाकिस्तान प्रोटेस्ट कर रहा है उसको ध्यान ना देते हुए अपने प्रोजेक्ट के साथ यहाँ पर आगे बढ़ेगी. सो इस बार इंडिया का जो बिहेवियर है इट इज़ क्वाइट चेंज. इंडिया ने क्लियर बोल दिया है कि जो सेक्शन 12 क्लॉज 3 है इस ट्रीटी का, हमें उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है. नाउ दिस इज़ अ हाई टाइम कि जब हम बात करते हैं 2019 में जो पुलवामा अटैक्स हुए हैं, गवर्नमेंट स्टेटेड दैट all water flowing into the Pakistan at present in the three eastern rivers will be diverted to Haryana, Punjab and Rajasthan for the different uses. और इस स्टेटमेंट के बाद से पाकिस्तान थोड़ा सा यहाँ पर घबराया हुआ है. चलिए तो यहाँ समझ लेते हैं अब इंडिया के ऑब्जेक्शंस और इंडिया के पास वे आउट क्या हो सकता है. सबसे पहला कमिश्नर. ठीक है, इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये हो जाएगी इस पूरे मुद्दे को सुलझाने के लिए एक कमिश्नर अपॉइंट किया जाए. दूसरा जो आर्टिकल 12 क्लॉज 3 है ट्रीटी का उसको यहाँ पर ध्यान दिया जाए. एक न्यूट्रल एक्सपर्ट को बुलाया जाए जो क्या करेंगे, इस पूरे मुद्दे को पाकिस्तान और इंडिया के बाद में सॉल्व करेंगे. और जब यहाँ कुछ भी नहीं होगा तो इंडिया के पास ऑप्शन होगा कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, जिस पर इंडिया अप्रोच कर सकती है. अलॉन्ग विद दैट एक और प्रोविजन है इस ट्रीटी का विच इज आर्टिकल अगेन 12 क्लॉज 4. जब हम इसकी बात करेंगे तो ये प्रोवाइड करता है फॉर द टर्मिनेशन ऑफ द ट्रीटी थ्रू अ सिमिलर प्रोसेस. ठीक है, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इंडिया इसका इस्तेमाल भी यहाँ पर कर सकता है. ठीक है, बात क्या कर रहा है ये क्लॉज, टर्मिनेशन किया जा सकता है ट्रीटी का, बिल्कुल सेम प्रोसेस है. अ ड्यूली रेटिफाइड ट्रीटी कंक्लूडेड फॉर द प्रपोज पर्पस बिटवीन द टू गवर्नमेंट. सो दीज आर द वे आउट जो इंडिया के पास है. कमिश्नर अपॉइंट करवा सकते हैं, न्यूट्रल एक्सपर्ट्स की यहाँ पे सलाह ली जा सकती है, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, एंड लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज 12 क्लॉज 4. चलिए अगले आर्टिकल की तरफ बात करते हैं जहाँ बात की जा रही है वाटर बर्ड जो काउंट है केरला में. ठीक है, इसमें बहुत अच्छा राइज देखने के लिए मिला है. रिसेंटली एशियन वाटर बर्ड सेंसस 2023 ने रिकॉर्ड किया है 65% इंक्रीज इन द वाटर बर्ड्स इन केरला. ठीक है, कुछ इमेजेस आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, इनके नंबर में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ है. दीज आर ब्लैक कैप्ड, कॉमन ग्रीन शैंक एंड अगर हम बात करें सो वन इज किंगफिशर. ठीक है, हालांकि जो डेटा यहाँ पर आया है इट इज़ क्वाइट गुड. ये जितना भी यहाँ पर जो रिसर्च की गई है ये इस बारे में तो बता ही रहा है कि इंडिया में जो अमाउंट है, इनका जो काउंट है वो इंक्रीज हुआ है, लेकिन वहीं पे जो इनका हैबिटेंट है वो बहुत ही ज़्यादा एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में आ गया है और उसकी जो क्वालिटी है वो हमें धीरे धीरे यहाँ पर कम होती हुई नज़र आ रही है. सो अगर हम बात करें वेटलैंड्स की, जिन एरिया के आसपास इनका हैबिटेंट होता है उसकी जो क्वालिटी है वो धीरे धीरे पॉल्यूशन यहाँ पर आपको बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है. इस बारे में इस आर्टिकल में बात की जा रही है. चलिए बात कर लेते हैं हमारे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन कैसे बन सकता है. व्हाट आर द चैलेंज फेसेस बाय द
वाटर बर्ड्स, उनके हैबिटेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्या है। तो सबसे पहला बात कर लेते हैं, तो फर्स्ट पॉइंट विल बिकम इज दी सॉलिड वेस्ट डंपिंग। होता क्या है, बहुत सारा सॉलिड वेस्ट, चाहे हम जैसे नदियों में डाल देते हैं या जो फैक्ट्रीज हैं इसे डाल देती हैं, लोग इसे डाल देते हैं। अल्टीमेटली होता क्या, ये पानी की वेव के थ्रू इट रीचेस टू द एरियाज जहाँ पे इनका हैबिटेट बना होता है। रिजल्ट कि इस सॉलिड वेस्ट की वजह से ये जो प्रॉपर इकोलॉजी इनकी बनी हुई है, जो एनवायरनमेंट बना हुआ है, वो ग्रेजुअली डिग्रेड होने लगता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें पैडी कल्टीवेशन की जगह जो इंडिया का शिफ्ट हुआ है फर्टिलाइजर इंटेंसिव वेजिटेबल कल्टीवेशन की पे, वो भी इसके लिए एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है। क्योंकि देखिए ये जो पानी है, पानी में जब केमिकल्स मिलते हैं तो अल्टीमेटली ये उस एरिया में भी पहुंचते हैं जहाँ पे इनका हैबिटेट बना हुआ है। वेटलैंड्स तक भी ये पूरा कंटेमिनेटेड वाटर पहुँचता है। रिजल्ट इनटू फर्टिलाइजर का जो अमाउंट है वो इस पानी में लगातार मिलता रहता है। इनके लिए जो अप्रोप्रिएट कंडीशन है वो ग्रेजुअली डिक्लाइन होती हुई हमें नज़र आती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो किसान होते हैं वो बर्ड्स को भगाने के लिए, स्केयर करने के लिए बहुत सारे नॉइस पॉल्यूशन का यूज़ करते हैं। और अगर आप केरला के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे तो फायर क्रैकर्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। सो इन फायर क्रैकर्स की वजह से भी क्या होता है, हमें नॉइस पॉल्यूशन देखने के लिए मिलता है। और ये जो चिड़ियाँ हैं जो यहाँ पर वाटर बर्ड्स आके रह रही हैं, ये साउंड की वजह से यहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाती। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एक ग्रोइंग ट्रेंड आ गया है फोटोशूट का। लोग यहाँ पे जाते हैं घूमने के लिए, बर्ड्स की फ़ोटो खींचने के लिए, उनका जो हैबिटेट है वो डिस्ट्रक्ट कर देते हैं। ठीक है, जो उनकी नेचुरल कंडीशन है उसमें उन्हें डिस्टर्बेंस प्रोवाइड कर देते हैं। रिजल्ट क्या, ये सारी कंडीशंस मिलके जो हैबिटेट है उसके लिए चैलेंजेस क्रिएट करवा रहे हैं। और उसी के बारे में यहाँ आर्टिकल में बात की गई है कि ये जो पूरी सिचुएशन है, दो द नंबर इज इंक्रीजिंग बट द कंडीशन ऑफ द वेटलैंड एंड देयर हैबिटेट इज quite alarming and we should definitely focus on that. चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल विच इज़ टॉकिंग अबाउट चीता। लेके आने वाले हैं हम अगेन कहाँ से, इस बार फिर से साउथ अफ्रीका से। देखिए ये जो 12 चीता हैं ये अगेन पालपुर कूनो नेशनल पार्क, जहाँ पे चीतास को रीइंट्रोड्यूस किया गया था अभी इससे पहले, वहीं पर इन्हें लेकर आया जाने वाला है। सो ये जो ट्रांसपोर्टेशन होगा इंडिया में इन चीता का, ये आपको फरवरी के एंड में देखने के लिए मिल सकता है। रीइंट्रोडक्शन कहाँ होगा, अगेन इंपॉर्टेंट, लगातार न्यूज़ में रहा था, पालपुर कूनो नेशनल पार्क जो कि मध्य प्रदेश में सिचुएटेड है। इसके पहले यहाँ पर 8 चीताज इसके पहले लेकर आए गए थे। और ये कहाँ से लेकर आए गए थे, नामीबिया से इन सितंबर। उसी सिमिलर एग्रीमेंट में यहाँ पर ये इनिशिएशन लिया गया है। अब देखिए एक बात समझ लीजिए, जब आप रीड इंट्रोडक्शन ऑफ चीता की बात करते हैं तो आपने 7-8 चीते भेज दिए और आप सोचें कि भाई उससे क्या हो जाएगा, इनकी जनसंख्या वापस से ग्रो कर जाएगी, तो ऐसा नहीं होगा। एंड फॉर दैट पर्पज इंडिया एंड साउथ अफ्रीका हैज साइंड कि 12 बैचेज में, ठीक है, 12 बैचेज में एनुअली, ठीक है, 10 साल तक आपको क्या देंगे, चीताज यहाँ पर ट्रांसलोकेट किए जाएंगे सो दैट ये जो पॉपुलेशन है वो प्रॉपरली आपके पास आ पाए। तो हम बोल सकते हैं इट्स 2023, सो 2032 तक इंडिया के पास लगभग 120 चीते कौन इंट्रोड्यूस करवाएगा, साउथ अफ्रीका। ये यहाँ पर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर साइन किया गया है। ठीक है, साथ ही इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में एक चीज़ और भी साइन की गई है कि चीता जो इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं इंडिया में, उनकी पूरी फैसिलिटीज़ जो हैं वो एक कोऑपरेशन होगा बिटवीन बोथ द कंट्रीज़, जहाँ पे वायबल एंड रिजल्ट यहाँ पर देखे जाएंगे। चीतास की पॉपुलेशन को सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी, कंजर्वेशन प्रोवाइड किए जाएंगे, साथ ही ये भी इंश्योर किया जाएगा कि जो एक्सपर्टीज़ हैं उनके बीच में जो भी यहाँ पे नॉलेज है वो शेयरिंग बनी रहे, ताकि क्या और अच्छे रिजल्ट्स यहाँ पर लाए जा सकते हैं दोनों कंट्रीज़ के बीच में, उस पर ध्यान दिया जा सके। सो कूनो नेशनल पार्क इज अगेन इन द न्यूज़, सो लेट्स हैव अ क्विक डिस्कशन अबाउट इट। अगर हम कूनो नेशनल पार्क की बात करते हैं तो इट इज सिचुएटेड इन श्योपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। इस्टेब्लिश किया गया था इसको 1981 में एज अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड इन 2018 इट वॉज गिवन द स्टेटस ऑफ नेशनल पार्क। ठीक है, वही हम बात करें तो कूनो नेशनल पार्क फैला हुआ है लगभग 748.76 स्क्वायर किलोमीटर में। वहीं चंबल की एक ट्रिब्यूटरी है दैट इज़ द कूनो रिवर, वो इसको कट करती है और उसी के नाम से इसका नाम डिराइव होता है, दैट इज़ पालपुर कूनो नेशनल पार्क। अलॉन्ग विद दैट
कूनो नेशनल पार्क की जब बात की जाती है तो इट हैज़ द पोटेंशियल टू कैरी ऑल द पॉपुलेशन ऑफ 4 कैट्स। इंडिया की जब हम 4 बड़ी कैट्स की कैटेगरीज की बात करते हैं, लाइक टाइगर, लेपर्ड, एशियाटिक लायन एंड ऑल्सो द चीता, all of 4 they could have coexisted within the same habitat। और हिस्टोरिकली भी इस तरीके की सिचुएशन पालपुर कूनो नेशनल पार्क में थी। ठीक है, सो पालपुर कूनो नेशनल पार्क एक बहुत अच्छा सिचुएशन यहाँ पर बन जाता है किसके लिए, इन चीतास के लिए। अगर हम सूटेबल कंडीशन की बात करें तो कूनो नेशनल पार्क एक डाइवर्स हैबिटेट प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से ओपन वुडलैंड है, सवाना काइंड ऑफ फॉरेस्ट आपको दिखाई देगा, ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट दिखाई देगा, एवरग्रीन रिवराइन फॉरेस्ट है। वहीं यहाँ पे जो फॉरेस्ट ग्रास स्पीशीज़ हैं वो बहुत ही कॉमन है वैली एरिया में, लेकिन जैसे ही हम प्लेट्यू टॉप की बात करते हैं तो यहाँ पर जो ग्रासेस हैं वो थोड़ी सी हमें छोटी और कम दिखाई देती हैं। अलॉन्ग विद दैट कूनो नेशनल पार्क इज़ अ लार्ज फॉरेस्ट लैंडस्केप। ठीक है, श्योपुर से लेके शिवपुरी तक ये पूरे एरिया को कवर करता है लगभग 6800 स्क्वायर किलोमीटर में। एंड बिकॉज ऑफ ऑल दिस सिचुएशन दिस इज द परफेक्ट हैबिटेट फॉर ऑल द 4 कैट्स इन इंडिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है सो डू लाइक आवर चैनल एंड सब्सक्राइब इट टू नेवर मिस एनी अपडेट्स। ऑल्सो इफ यू वांट टू गिव विंग्स टू योर प्रिपरेशन डू विजिट राउज अकेडमी फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। हमारी 2 शाखाएं हैं भोपाल और इंदौर में। साथ ही आप नीचे दिए गए QR कोड को स्कैन कर बाकी जानकारी भी ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं एंड इट्स टाइम फॉर एडिटोरियल डिस्कशन। बात की जा रही है ग्राउंड वाटर गवर्नेंस इज इन बेटर शेप। ठीक है, देखिए आर्टिकल यहाँ बात कर रहा है, रिसेंटली एक डेटा पब्लिश हुआ है जहाँ पर वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई है जिसमें ये बताया गया है कि अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें तो विद नियरली 18% वर्ल्ड पॉपुलेशन occupies about 2.4% of the total geographical area and consumes, हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे बात कर रहे हैं, पूरे वर्ल्ड पॉपुलेशन में अगर हम देखें तो विद नियरली 18% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन occupies about 2.4% of the total geographical area and consumes almost 4% of total water resources। सो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट यहाँ पर बोल रही है कि इंडिया वो लार्जेस्ट ग्राउंड वाटर यूजर्स में से है। रैपिडली ग्रोइंग इकोनॉमी होने के साथ साथ यहाँ पर पॉपुलेशन भी लगातार इंक्रीज हो रही है, रिजल्टेड इनटू ग्राउंड वाटर के रिसोर्सेज पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। अब देखिए जब इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर बात की जाती है तो इंडिया एक बड़ी इकोनॉमी होने के साथ साथ इंडिया का जो सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर है वो किस पर डिपेंडेंट है, ग्राउंड वाटर पे। तो हम बोल सकते हैं इंडिया का जो हाइड्रो जियोलॉजिकल सेटिंग है, इंडिया का जो ग्राउंड वाटर है वो इंडिया की एग्रीकल्चर के लिए और ड्रिंकिंग वाटर सिक्योरिटी के लिए, व्हेन वी टॉक अबाउट रूरल एंड अर्बन एरिया, इट मीट्स नियरली 80%, ठीक है, ऑफ द कंट्रीज ड्रिंकिंग वाटर। सो ग्राउंड वाटर की अगर हम बात करें तो इंडिया के लिए इसको सिक्योर करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि देखिए यूनाइटेड नेशन की वर्ल्ड वाटर डे 2020 की भी एक थीम रही है ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। तो ये कुछ पॉइंट है जिस पर लगातार हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट काम कर रही है। आर्टिकल में आके 2 बहुत महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में बात की है कि इंडिया, देखिए इंडिया की जो अप्रोच है वो बहुत ही ज़्यादा साइंटिफिक है। इंडिया 2 कॉन्सेप्ट को लेकर आगे बढ़ रहा है। पहला अटल भूजल योजना और नेशनल प्रोजेक्ट ऑन एक्वीफायर मैनेजमेंट, जिसे हम NAQ UIM भी बोलते हैं। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बात की जा रही है कि जब हम अटल भूजल योजना की यहाँ पर बात करते हैं तो देखिए पीपल पार्टिसिपेशन पर यहाँ पर ध्यान दिया जा रहा है, लोगों को पार्टिसिपेशन पर ध्यान दिया जा रहा है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वाटर मैनेजमेंट। ऑल्सो अगर हम ABY की बात करें, दैट मीन्स अटल भूजल योजना, सो इट लुक्स टू इंक्लूड बिहेवियर चेंजेस। और जब बिहेवियर चेंजेस अगर आपको देखने मिलेंगे तो इससे पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी इंसेंटिवाइजेशन की। वहीं अगर हम NAQIM की बात करें तो ये एक तरीके से कंप्लीशन कर रहा है, एनविसेज कर रहा है, मैपिंग कर रहा है सब सरफेस वाटर की, जियोलॉजिकल फॉर्मेशन की, एक्वीफायर्स की, जिसकी वजह से एक ऑथेंटिक डेटा हमारे पास आ पा रहा है विच विल हेल्प इन द फाइनल डिसीजन टेकिंग। सो अगर बात की जाए तो अराउंड 24 लाख स्क्वायर किलोमीटर ऑफ द कंट्री हैज़ बीन मैप्ड। ठीक है,
इस NAQUIM की मदद से फ्रॉम द अवेलेबल मैपेबल एरिया ऑफ नियरली 25 स्क्वायर किलोमीटर। इसी के साथ हेलीब्रॉन बेस्ड सर्वेलेंस भी इंडिया कर रहा है। हेलीब्रॉन का मतलब यहाँ पर है हेलीकॉप्टर बॉर्न बेस्ड सर्वे इंडिया यहाँ पर कर रहा है, जिसे स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी भी बोला जाता है। रिजल्टेड इनटू ये जो ट्रेडिशनल एक्सप्लोरेशन की जो मेथड थी उसकी जगह हम जो मैपिंग की मेथड्स अपना रहे हैं, दे आर वेरी साइंटिफिक। सो देयर आर अराउंड, आप देखिए बहुत अच्छे से ये डेटा आपको याद रखना है क्योंकि ये आप एग्जामिनेशंस में अपने आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकते हैं। सो अगर हम बात करें तो अभी की डेट में 65,25 मॉनिटरिंग स्टेशंस इंडिया ने यहाँ पर इस्टेब्लिश किए हुए हैं, जिसमें अगर हम बात करें तो 885 मॉनिटरिंग स्टेशंस हमारे पास हैं, ऑटोमेटेड स्टेशंस है। वहीं ये जो नंबर है इट विल डेफिनेटली गो बियॉन्ड टू द 84,000। वहीं जो ऑटोमेटेड स्टेशन है उनकी संख्या भी बढ़कर हमें 35,000 की देखने के लिए मिलेगी, विच इज़ very very good. That means we have a special focus towards the groundwater and it is not the traditional method. India is adopting all the technical and scientific method. Along with that एक software है which is known as India Groundwater Resource Estimation System. It has also been established and developed to see the groundwater assessment. ठीक है। अब अगर हम बात करें यहाँ पर तो देखिए दो नाम हमारे सामने आए। फर्स्ट इज अटल भूजल योजना। सो अटल भूजल योजना की बात करें तो एक सस्टेनेबल ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट कम्युनिटी पार्टिसिपेशन स्कीम है। ये इंक्लूड करती है बिहेवियर चेंज को ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट के लिए, डिमांड साइड मैनेजमेंट के ऊपर ये काम करती है, इम्प्लीमेंटेशन करती है इन आइडेंटिफाइड वाटर स्ट्रेस्ड एरिया। ऐसी कौन सी जगह हैं जहाँ पर वाटर स्ट्रेस्ड है, उसके अलावा लोगों को जागरूक करना और उनको इस स्कीम में इन्वॉल्व कराना इसका काम है। अटल भूजल योजना की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर ये आता है। इनका मुख्य काम क्या है मैंने आपको बता दिया है, ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट को इम्प्रूव करना थ्रू दी कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। 2019 में इस स्कीम को यहाँ पर लॉन्च किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। दूसरा हमारे पास था नेशनल प्रोजेक्ट ऑन एक्वीफायर मैनेजमेंट। सो NAQUIM लॉन्च किया गया था 2012 में। इसका जो काम था इसको रिकमेंड किया गया था सस्टेनेबल ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट के लिए प्लानिंग कमीशन के द्वारा। आज की डेट में 2000 जो 12th प्लानिंग कमीशन था और आज की डेट में हमारे पास वो नीति आयोग के नाम से जाना जाता है। जैसा इसके नाम से क्लियर है, इसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो है know your aquifer, manage your aquifer. So basically now the questions come, aquifers क्या होते हैं? ये अंडर ग्राउंड जो वाटर बियरिंग परमिएबल रॉक्स होती हैं जो कि वाटर को परमिशन देती हैं टू पेनिट्रेट रॉक्स और रॉक्स फॉर्मेशन के लिए, जिनके थ्रू वाटर फ्लो करता है, आर नोन एज एक्वीफायर। ठीक है। सो NAQIM का मेन गोल क्या है? एक्वीफायर्स की तलाश करना, उनको मैनेज करना। सो ये स्टैंड करता है डिलिनेशन एंड कैरेक्टराइजेशन ऑफ एक्वीफायर, अलॉन्ग विद दैट आइडेंटिफाई करना, क्वांटिफिकेशन करना, डेवलपमेंट करना, मैनेजमेंट करना और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज के ऊपर काम करना। दीज आर सम ऑफ द वर्क ऑफ NAQUIM। चलिए तो इसमें इतना ही, आगे बढ़ते हैं और आज कुछ महत्वपूर्ण है हमारे पास, दैट इज दी पद्म अवार्ड्स। देखिए यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने अनाउंस कर दी है लिस्ट पद्म अवार्ड्स की 2023 के लिए, और हर साल 26 जनवरी को इनको दिया जाता है ऑन द ओकेजन ऑफ रिपब्लिक डे। टोटल 106 पद्म अवार्ड यहाँ पर दिए गए हैं, जिसमें से 106 पद्म विभूषण है, 9 पद्म भूषण है और 91 पद्मश्री अवार्ड्स अलग अलग कैटेगरी में हमें देखने मिलेंगे। इन अवार्ड्स को प्रेजेंट कौन करेगा? जो हमारी भारत की प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने इनको प्रेजेंट किया है टू ऑल दी रिसीवर्स। वहीं अगर हम बात करें तो जो टोटल नंबर्स है अवार्ड का किसी भी साल में, वो 120 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। हालांकि इसमें एक्सक्लूड किया जाता है पोस्टमस अवार्ड्स के लिए और NRI फॉरेनर्स या OCIs के लिए। अलॉन्ग विद दैट ये अमाउंट डज नॉट अमाउंट टू अ टाइटल एंड कैन नॉट बी यूज्ड एज प्रीफिक्स और सफिक्स, है ना। सो अवार्डीज के नाम में पद्म श्री, पद्म विभूषण, इस तरीके प्रीफिक्स और सफिक्स यहाँ पर नहीं लगाए जा सकते। नाउ द क्वेश्चंस कम कि इनको कितनी कैटेगरी में दिया जाता है। सो देखिए
अगर हम कैटेगरी की बात करें तो बेसिकली इनको 3 कैटेगरीज में दिया जाता है। फर्स्ट इज पद्म विभूषण, पद्म भूषण एंड पद्मश्री। लेकिन 1955 के पहले ये कंडीशन इस तरीके की नहीं थी। पद्म विभूषण को 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया था, पहला वर्ग, दूसरा वर्ग एंड तीसरा वर्ग। हालांकि बाद में इनको रीनेम कर दिया गया विद द नेम जो आज की डेट में हमारे पास है। पद्म विभूषण की बात करें सो ये एक्सेप्शनल एंड डिस्टिंग्विश सर्विसेज के लिए दिया जाता है। इस कैटेगरी में सबसे ऊपर रैंक किसी की आती है, देन पद्म भूषण फॉर डिस्टिंग्विश सर्विसेज ऑफ हाई ऑर्डर, और पद्मश्री जो कि इस कैटेगरी में 3rd नंबर पर आता है फॉर डिस्टिंग्विश सर्विसेज इन एनी फील्ड। हालांकि किसी भी फील्ड में कम से कम 5 साल या उससे ज़्यादा का एक्सपीरियंस आपके पास होने की आवश्यकता है। एक कमेटी यहाँ पर बनाई जाती है। सो अगर हम नॉमिनेशन की बात कर ले, सो नॉमिनेशन किस तरीके से होता है बिफोर द पद्म अवार्ड कमेटी। ये कंसिस्ट करती है, कॉन्स्टिट्यूट करती है, प्राइम मिनिस्टर हर साल इसको कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, कमेटी को हेड करते हैं कैबिनेट सेक्रेटरी, और ये इंक्लूड करता है होम सेक्रेटरी, सेक्रेटरी टू द प्रेसिडेंट एंड 4 to 6 एमिनेंट पर्सन एज द मेंबर। ये रिकमेंड करते हैं कमेटी को और सबमिट किए जाते हैं टू द प्राइम मिनिस्टर एंड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर द फाइनल अप्रूवल, और उसके बाद ये हमारे सामने आ जाते हैं। सो इस साल जो इम्पोर्टेंट पद्म विभूषण है उनके नाम आपके सामने स्क्रीन पर है, पद्म भूषण के नाम भी आपके सामने हैं। देयर आर 91 पद्मश्री अवॉर्डीज। इंपॉर्टेंट स्टेट पीसीएस वालों के लिए हो जाएगा, आपके स्टेट के जिन भी महत्वपूर्ण व्यक्तियों को इन किसी भी कैटेगरी में अवार्ड मिला है उनकी पूरी डिटेल आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए, सो इट्स अ क्विज टाइम एंड फर्स्ट क्वेश्चन इज what is the name of the cluster of digital solution like Aadhaar, UPI, DigiLocker, CoWIN, JAM and GSTN? Next is Perseen, which was recently in news, is associated with which of the following activity? So you all know the drill. Correct answer आपको हमें comment section में बताना है and stay tuned with us to know the right answer. सो आज के लिए बस इतना ही. ज्वाइन आवर बैचेस फॉर यूपीएससी, एमपीपीएससी, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन. वी हैव entirely dedicated faculty, so do not miss the chance. Thank you for watching this video. Do not forget to hit like button, comment your valuable feedback and also press the subscribe button to never miss any updates. Please follow us on Instagram and Facebook. Links are given below in the description box. Thank you and see you tomorrow.